हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीमा है और आज से हम इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इंडियन पॉलिटी का इम्पोर्टेंस आपको बीपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता देती हूँ। जैसे हमें पता है बीपीएससी एग्ज़ाम के मेनली 3 पार्ट होते हैं, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। और ये इंडियन पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जो इन तीनों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमें पता ही है पीटी में लगभग 12 से 15 क्वेश्चंस रहते हैं इंडियन पॉलिटी से, जो कि बहुत कंसिडरेबल पोर्शन है और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। सेकंड पार्ट है हमारा मेंस, जिसमें तो हमें पता ही है कि सेकंड पेपर में एक पूरा सेक्शन होता है इंडियन पॉलिटी का, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। थर्ड है हमारा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में भी लगभग हर पैनल का एक फेवरेट सब्जेक्ट रहता है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यू का भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं एक सब्जेक्ट है। तो अभी जैसे हम पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे एमसीक्यूज़ को, और जहाँ ज़रूरत रहेगी वहाँ पे हम समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स भी समझेंगे और फैक्ट्स को भी याद करेंगे, सो दैट आप लोग को चीज़ें भूलें नहीं और वो लंबे टाइम तक याद रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम वैसे कर रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, स्टार्टिंग से ही। और चलिए अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, the Indian legislature was made more representative and for the first time bicameral. Second है, Government of India Act 1935 prescribed a federation taking the provinces and the Indian states as units. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हम इन दोनों ही एक्ट के कुछ प्रोविजंस को देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो था वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने की तरफ एक स्टेप था, ठीक है। सेकंड, इसको मोंटेगू, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि ये इंट्रोड्यूस किया गया था मोंटेगू एंड चेम्सफोर्ड के द्वारा, जो कि थे उस टाइम के, मोंटेगू थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और चेम्सफोर्ड थे उस टाइम के वाइसराय। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है अलग से कि कौन से एक्ट को मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स का नाम दिया गया था। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अब इसके मेन प्रोविज़न देखते हैं। तो सबसे पहला प्रोविज़न तो यही था, बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम आज के पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, मतलब राज्यसभा एंड लोकसभा। सो उसी टाइप से उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, जहाँ काउंसिल ऑफ स्टेट बनाया गया, जो था हमारा अपर हाउस, और एक था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो था लोअर हाउस, ठीक है। सेकेंड प्रोविज़न इसका था डायरकी इन प्रोविंसेस। इसका क्या मतलब हुआ? डायरकी का मतलब हुआ डुअल रूल, मतलब वहाँ पे जो भी सब्जेक्ट थे उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक पार्ट था हमारा रिजर्व्ड वाला, रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे, दूसरा था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। सो रिजर्व्ड सब्जेक्ट वो थे जो गवर्नर के पास रिजर्व थे, जिस पे डिसीजन लेने का पावर सिर्फ उसी के पास था। और जो भी हमारे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे उसका जो डिसीजन मेकिंग है उस पर काम करने की पावर जो है वो दी गई थी मिनिस्टर्स को, और वो मिनिस्टर थे वो रिस्पॉन्सिबल थे काउंसिल को, ठीक है। और एक इसका प्रोविज़न था, इसके अलावा एक हाई कमिश्नर फॉर इंडिया बनाया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिटवीन द लाइन क्वेश्चन जो रहते हैं ना वो पूछे जाते हैं। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, ये बनाया गया था उस टाइम। उसके अलावा
जो उसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश करने की बात भी इसमें की गई थी। ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न थे, बाकी हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में और इसके प्रोविज़न्स को देखेंगे। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। ये स्टेप था कि कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है उसको लाने का, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इसके हम मेन प्रोविजंस को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रोविज़न तो इसका यही था कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन की प्रपोज की गई थी, ऑल इंडिया फेडरेशन, जिसमें इंक्लूड होते प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट आउटकम था, बट ये कभी ये मतलब बना नहीं। उसके बाद सेकंड प्रोविज़न इसका था कि डायरकी जो थी वो प्रोविंसेस पे, प्रोविंशियल लेवल पे ख़त्म कर दी गई थी, वहाँ पे ख़त्म कर दी गई थी और उनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई थी। थर्ड क्या हुआ कि जो ये डायरकी है इसको सेंटर पे इस्टेब्लिश किया गया, सेंट्रल लेवल पे लेके आ गए डायरकी को। इसके अलावा एक इसमें आरबीआई को इस्टेब्लिश करने की भी बात की गई थी। उसके बाद इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एक सेंटर, स्टेट और जॉइंट इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी। तो ये जो प्रोविज़न थे इन एक्ट्स के मेन प्रोविज़न हैं। तो चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड फॉर द फर्स्ट टाइम बाईकैमरल। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। सेकंड देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रिस्क्राइब्ड ए फेडरेशन टेकिंग द प्रोविंसेस एंड द इंडियन स्टेट्स एज यूनिट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है, जैसे कि हमने देखा ही। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? 1. Introduction of diarchy in the executive government of the provinces. 2. Introduction of separate communal electorate for Muslim. 3. Devolution of legislative authority by the center to the provinces. 4. Expansion of reconstitution of central and provincial legislature. चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रोविजंस को कुछ को डिस्कस किया था, उसी के हिसाब से हम चलते हैं आंसर पे। द फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस। तो ये सही स्टेटमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया ही था, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया था। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्यूनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, सो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। कम्यूनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है। थर्ड है डिवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस। हाँ, ये सही है, क्योंकि ऐसा किया गया था। डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी जो है वो पावर्स को डिवाइड करके प्रोवाइड कराई गई थी। तो ये स्टेटमेंट सही है। एक्सपेंशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ये भी सही है,
क्योंकि मेंबर्स को बढ़ाया गया था और इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शंस का भी कॉन्सेप्ट जो है इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया was set up in the year 1926 on the recommendation of the Lee Commission on the Superior Civil Services in India. Second, the Government of India Act 1935 provided for setting up of public service commissions at both federal and provincial levels. चलिए तो इसका हम देखते हैं आंसर। जैसे फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है जिसकी बात हुई थी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में, जिसमें कि एक कमीशन, ली कमीशन लाया गया था एज इंडिपेंडेंट बॉडी, जिन्होंने रिकमेंड किया था कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए। तो उन्हीं के कहे अनुसार एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सेंटर पे इंट्रोड्यूस किया गया था, जो बना था हमारा 1926 में। तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है। सेकंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का प्रोविज़न, जो मैंने आपको बताया भी कि एक इसमें बात की गई थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो फेडरल, स्टेट, प्रोविंशियल और एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी बात हुई थी। तो ऐसे इस्टेब्लिश किए गए थे। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी सही है। तो ये सब जो प्रोविजंस हैं आप क्वेश्चन के थ्रू करेंगे ना तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। तो हमारी ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, Which one of the following acts provided the setting up of board of control in the Britain through which the British government could fully control the British East India Company's civil, military and revenue affairs in India? तो हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं बारी बारी से। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो है ये फर्स्ट स्टेप था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल का, लेकिन इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात की गई थी, ना कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ये सही है, इसमें एस्टेब्लिश किया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो देखता सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया, और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था लंदन में ही। तो वहीं से इंडिया इसको ऑब्जर्व करता और इसको कंट्रोल करता। तो हमारा ये ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि चार्टर एक्ट 1833 में क्या था। ये भी सेंट्रलाइजेशन की ओर था, ईस्ट इंडिया कंपनी पे और ज़्यादा कंट्रोल इसके द्वारा किया गया, पर इसमें कुछ इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात नहीं की गई थी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था, जिससे तो कंपनी एबोलिश ही हो गई थी। तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो इससे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें मैच करना है लिस्ट को उसके दिए गए प्रोविजंस के साथ। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बी है द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858।
तो जैसे कुछ कुछ एक्ट के प्रोविज़न्स को हम लोग पहले देख भी चुके हैं, तो अभी हम इसको पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। और कुछ कुछ अगर हमें नहीं पता होता है तो उसे हम एलिमिनेशन टेक्निक से भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसके कुछ प्रोविज़न्स हमें पता है, तो हम देखते हैं कि इसमें से हमारा कौन सा मैच होता है। ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था। इनविसेजेस डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया, नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ था। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हमें पता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है डायरकी को ख़त्म करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी। तो ए का आंसर हो जाएगा हमारा 3। फिर देखते हैं हम बी, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, नहीं। इनफिसेस्ड डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया, नहीं। थर्ड हमारा हो गया है इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस, ये भी नहीं था। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, ये था, जैसा मैंने आपको पहले बताया भी था। तो इसका बी का आंसर हो जाएगा 5। फिर देखते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को। 1919 से क्या हुआ था? इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस हुआ था, जैसा कि हमने पहले देखा भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अब चलते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की और। सो इस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी और कंपनी को एबोलिश कर दिया गया था इंडिया में। तो इसमें क्या हुआ था? ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो हम देखते हैं अब हमारा सही आंसर क्या होगा। 3, 5, 4, 1, दैट इज़ बी ऑप्शन। साथ में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है, इसके कुछ प्रोविजंस को हम देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है। एक तो इसको बोला गया मैग्ना कार्टा ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। और जब ये एक्ट आया था उस टाइम पे ब्रिटिश पीएम कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थे लॉर्ड पामस्टोन। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एडवर्ड हेनरी स्टैनली। एडवर्ड हेनरी स्टैनली, ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि ये एक्ट पास कब हुआ था। तो ये पास हुआ था 2 अगस्त 1858 को। इसको क्वींस मैनिफेस्टो भी बोला जाता है, क्वींस मैनिफेस्टो। सो इसमें तो हमें पता ही है हुआ क्या था। एक तो गवर्नर जनरल को चेंज करके वायसराय बना दिया गया था, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एक ऑफिस क्रिएट हुआ था, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जितना भी टेरिटरीज थी वो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ गई थी। सो ये कुछ इसके प्रोविजंस हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको बताए हैं, इनको आप याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम में। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन है, पार्शियली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स इन द प्रोविंसेस वर एस्टेब्लिश्ड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। हमें कीवर्ड यहाँ पे ध्यान रखना है, कौन सा है? पार्शियली रिस्पॉन्सिबल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था कौन से एक्ट में लाया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935,
इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। सो इसका सही आंसर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ही होगा, क्योंकि इसी में ही एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने की बात की गई थी, जिसमें क्या था कि मिनिस्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर को। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ। और सेकंड जो ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो उसमें तो और मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और या कह सकते हैं कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने की बात की गई थी। तो और थर्ड ऑप्शन जो है इंडियन काउंसिल एक्ट और इंडियन 1909, तो इसमें ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात नहीं की गई थी। इवन ये तो मोर सेंट्रलाइजेशन की तरफ ही था, और इंडियन काउंसिल एक्ट भी, उसमें भी सेंट्रलाइजेशन की ही बात की गई थी, कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात नहीं की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द इनिशियल आइडिया ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ ऑन द मेरिट प्रिंसिपल कैन बी ट्रेस्ड टू द ली कमीशन, मैकॉले कमिटी, इस्लिंगटन कमीशन, मैक्सवेल कमेटी। चलिए अब इसका आंसर हम देखते हैं। तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन हमेशा कर लेना है। तो क्या इसमें गया है, पूछा गया है कि रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट प्रिंसिपल। तो हमने ली कमीशन तो हमने पीछे पढ़ा ही, जिसने रिकमेंड किया था पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए 1926 में, 26 में। फिर है मैकॉले कमेटी। मैकॉले कमेटी ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसने ही रिकमेंड किया था 1854 में एक ओपन कंपटीशन होना चाहिए और मेरिट बेस्ड जो है वो रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। तो और इसने मॉडर्न जो सिविल सर्विसेज है उसका भी फाउंडेशन एस्टेब्लिश किया था। तो सबसे पहले मैकॉले कमेटी ने ही मेरिट प्रिंसिपल पे रिक्रूट करने का हमें आइडिया प्रोवाइड कराया था। तो ये इसका राइट आंसर है। बाकी हम और दो के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन मैच करने में भी आ जाते हैं। तो इस्लिंगटन कमीशन जो है, इन्होंने बोला था इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज के बारे में। और मैक्सवेल कमेटी जो है वो हमारी आर्मी रिफॉर्म से रिलेटेड है। सो ये जो पॉइंटर मैं लिख रही हूँ आप लोग अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि ये मैच करने में इस टाइप्स के क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं और फिर वो हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाते हैं आंसर करना। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया द रूल्स वर मेड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज द डिवोल्यूशन रूल। तो इसके ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इस क्वेश्चन में ये डिवोल्यूशन रूल्स की बात कर रहे हैं। तो हमने जैसे पहले ही पढ़ा है कि जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और जो भी डिसेंट्रलाइजेशन की बात है वो हमारी शुरू हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। सो डिसेंट्रलाइजेशन की बात इससे शुरू हुई है। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर वैसे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग डिवोल्यूशन रूल 1921 बनाए गए थे। डिवोल्यूशन रूल 1921, और इसमें क्या था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट की बात की गई थी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि डिवोल्यूशन रूल्स, जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर है मेनली, वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से ही स्टार्ट। इसके अलावा अदर जो हैं उसमें जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, तो इसमें तो
फेडरल स्कीम की बात हुई थी, उसमें कोई डिवोल्यूशन रूल्स की बात नहीं हुई थी। और जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है, सो इसमें कोई ऐसा डिवोल्यूशन फ्रेमवर्क हमारे पास नहीं आया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। इस टाइप के क्वेश्चन तो बीपीएससी के फेवरेट होते हैं, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि कौन सा पेयर मैच हो रहा है। तो चलिए हम इसको बारी बारी से चेक कर लेते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन, ये हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि हालांकि डायरेक्ट इलेक्शन की बात तो इसमें नहीं की गई थी, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होते हैं, जैसे नॉमिनेशन की बात इसमें हुई थी, तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात इसमें स्टार्ट हो गई थी। सो ये फर्स्ट टाइम जो है इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लेके आया गया था इस एक्ट के थ्रू। बाकी ऑप्शंस को हम देखते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, नहीं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा ही, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात ही हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सो ऐसा इसमें नहीं हुआ था, हमने पढ़ा ही है। जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आई थी, ना कि 19 में, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डायरकी इन स्टेट, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि डायरकी जो स्टेट में है वो एबोलिश किया गया था, ना कि इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये असर्शन रीजन है, इसको थोड़ा समझ के हम लोग करेंगे। असर्शन है, नोट विद स्टैंडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिटेन्ड कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर द प्रोविंसेस इन ए सर्टेन स्फेयर। और इसका रीज़न ये लोग दे रहे हैं, द गवर्नर वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज ओन डिस्क्रिशन इन सर्टन मैटर्स फॉर विच ही वॉज टू एक्ट विदाउट मिनिस्ट्रियल एडवाइस एंड अंडर द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल। चलिए अब हम इन स्टेटमेंट्स को समझते हैं कि इसका कहना है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो मेन कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का था प्रोविंसेस पे, उसको मेंटेन ही रखा गया। तो ये सही है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स जो थे उनको रिजर्व रखा गया था, कि प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई थी, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जैसे इमरजेंसी से रिलेटेड पावर्स, और गवर्नर के जैसे डिस्क्रिशनरी पावर थे, और जैसे मिनिस्टर्स के कुछ डिसीजंस होते थे या फिर उनकी पावर्स को ओवरराइड कर सकते थे गवर्नर। तो इस टाइप के सब्जेक्ट्स जो थे उनको जो है कंट्रोल में रखा गया था, सेंटर के कंट्रोल में ही। सो ये हमारा असर्शन सही है। अब हम रीज़न देखते हैं। द गवर्नर वॉज रिक्वायर्ड टू act in his own discretion in certain matters for which he was to act without ministerial advice and under control of डायरेक्शन ऑफ गवर्नर जनरल। तो ये सही है, क्योंकि जो रिजर्व सब्जेक्ट थे, गवर्नर जो है उन पे मिनिस्टर की एडवाइस के बिना भी डिसाइड कर सकता था, और जैसा उसको गवर्नर जनरल कहेंगे उनके अकॉर्डिंग भी वो उन पे डिसीजन ले सकते थे। तो दोनों ही सही स्टेटमेंट्स हैं और इसका रीज़न भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ 1935 रेजिडुअरी पावर वर गिवन टू द। चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो फेडरल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, गवर्नर जनरल, प्रोविंशियल गवर्नर। तो जैसा हमने देखा ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजंस हमने देखे ही हैं। तो इसमें क्या था कि जो भी रिजर्व सब्जेक्ट्स थे, जैसे इसमें लिस्ट पे बात हुई थी, इसमें फेडरल जो भी सब्जेक्ट्स थे उनको 3 लिस्ट में डिवाइड किया था, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट
और कॉन्करेंट लिस्ट। तो रेजिडूरी पावर जो थे वो लेजिस्लेचर को नहीं दी गई थी, वो दी गई थी गवर्नर जनरल को, सो दैट जो ब्रिटिश की सुप्रीमेसी सेंटर में है वो बनी रहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से बीपीएससी का एक काइंड ऑफ फेवरेट क्वेश्चन आ गया मैच करने का। हम इसको देखते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इनमें से 2-3 एक्ट के तो प्रोविजंस मैं आपको पहले ही बता भी चुकी हूँ, तो उसी के बेस पे हम लोग इसको मैच करने का कोशिश करते हैं। अब इस बार हम लिस्ट 2 से इसको ट्राई करते हैं मैच कराने की, क्योंकि हमें सब तरह से आना चाहिए। तो ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स, सो इस टाइप की बात तो की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, मतलब कि ये वाला जो हमारा ऑप्शन है ये किसी से भी मैच नहीं होगा इन चारों में से। फिर है अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये मैंने आपको बताया ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इस्टेब्लिश किया गया था। तो ए का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। फिर है बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन। अभी हमने पहले ही पढ़ा है कि डिवोल्यूशन की बात कहाँ पे हुई है, रिप्रेजेंटेशन की बात कहाँ हुई है, तो वो हुई है हमारी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से, जहाँ पे नॉमिनेशन के बेस पे जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था लोगों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। फिर है डायरकी इन प्रोविंसेस, तो प्रोविंसेस में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था, हमें पता ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। और मोरले मिंटो रिफॉर्म्स जो है वो गवर्नमेंट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को कहा जाता है। सो ये हमारे सही ऑप्शन हो जाएंगे फिर 2, 3, 5 एंड 4, ऑप्शन बी। इसको आप याद रखेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मोरले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, और इसमें कम्युनल इलेक्टोरेट की बात की गई थी, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट जो है मुस्लिम के लिए वो इंट्रोड्यूस किया गया था। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज बेस्ड अपॉन, इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में कि इसका अदर किस नाम से जाना जाता है। तो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स ये नहीं होगा, ये तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को बोला जाता है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ये सही है, मैंने आपको पहले भी बताया है, यही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। रामसे मैकडोनल्ड अवार्ड, सो ये तो कम्युनल अवार्ड था, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ा ही होगा, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी उसके बाद जब ये इसको लाया गया था, कम्युनल अवार्ड कह सकते हैं, जो आया था 1932 में। और नेहरू रिपोर्ट, तो ये तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका रिपोर्ट जो है, उसका प्रपोज़ल कह सकते हैं, जो श्री मोतीलाल नेहरू जी और जो भी और लोग थे उन्होंने प्रपोज़ किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रपोज़ल कह सकते हैं, जो कि आया था हमारा 1928 में। वैसे आप याद रखेंगे सभी को ही, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे ही जाते हैं, ऐसे तो हिस्ट्री में भी पूछे जा सकते हैं और पॉलिटी में भी। चलिए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द
ब्रिटिश इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अब हम इसके आंसर्स को देख लेते हैं। जैसे देखिए बात हो रही है कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम की जब बात हो रही है तो वो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में ही इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसको कि मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, इसी में ही जो मुस्लिम्स थे उनको फर्स्ट टाइम दिया गया था। उसके बाद अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसमें फर्स्ट टाइम नहीं था, इवन इसमें और एक्सपेंड कर दिया गया था। तो हमें याद रखना है कि किसको किसको दिया गया था। तो इसमें 4 लोगों को दिया गया था, थे उसमें सिख, एंग्लो इंडियंस, फिर थे इंडियन क्रिश्चियन, और यूरोपियन। हालांकि जो फ्रेंचाइज थी वो लिमिटेड ही थी, एजुकेशन और प्रॉपर्टी और टैक्स वगैरह के बेस पे थी, बट इन चारों को दिया गया था। तो आप ये इन चारों को याद रखेंगे क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें से किसको नहीं दिया गया था। और इसके बाद देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो उसमें इस टाइप का कोई बात नहीं की गई थी। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। What were the salient feature of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? इस एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आई थिंक अभी आपको इजी होगा आंसर करना। एबोलिशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सही है, काउंसिल को एबोलिश कर दिया गया था। जो एस्टेब्लिश की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से, उसको इसमें एबोलिश कर दिया गया था। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनको एडवाइज़र की टीम प्रोवाइड कराई गई थी काम करने के लिए। डायआर्की, तो ये ऑप्शन हमारा सही है, डायआर्की एट द सेंटर। सेंटर में डायआर्की इंट्रोड्यूस की गई थी और प्रोविंसेस में हटा दी गई थी, ये भी सही है। एबोलिशन ऑफ डायआर्की इन द स्टेट, सही है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, ये सही है। और ये फेडरल कोर्ट जो है हमारा 1937 में सेटअप किया गया था। तो इस हिसाब से इसके चारों ऑप्शन सही हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से हमारा मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो अब हमारे पास प्रोविज़न दिए गए हैं और हमें एक्ट से मिलाना है, तो हम 1 बाय 1 इसको मिलाते हैं। फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट की बात किस में की गई थी, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फेडरल स्कीम की बात की गई थी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 3। डायआर्की इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि डायआर्की की कहाँ प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस करने का कहाँ दिया गया था। तो ये दिया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं अभी पिछले क्वेश्चन में कि मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स 1909 में फर्स्ट टाइम जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दी गई थी मुस्लिम्स को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। रिजिड सेंट्रलाइजेशन जो है जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, तो डी का ऑप्शन हो जाएगा 2। रिजिड सेंट्रलाइजेशन क्यों हुआ था, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी को एबोलिश कर दिया गया और पावर सब आ गई ब्रिटिश के क्वींस के हाथों में, तो उसके बाद ही सेंट्रलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया ताकि और इस टाइप के कोई और रिवोल्ट फिर से ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। Who among the following was the finance minister of India in the interim government during 1946 and 47? चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। ऑप्शन ए है आर के शकुंतलम शेट्टी। तो ये इंटरिम गवर्नमेंट में ये नहीं थे, ये हमारे जो फर्स्ट कैबिनेट बना था फ्री इंडिया का उसमें थे, और फ्री इंडिया के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये ऑप्शन नहीं है। जॉन मथाई भी नहीं है, ये इंटरिम गवर्नमेंट में इंडस्ट्रीज और सप्लाईज के मिनिस्टर थे। तो ये भी नहीं है। लियाकत अली खान, ये सही है। फाइनेंस मिनिस्टर इंटरिम गवर्नमेंट में लियाकत अली खान थे, और इन्होंने ही एक फेमस बजट, पुअर मैन्स बजट पेश किया था। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, एकदम याद रखेंगे। और फिर है चिदम्बरम देशमुख, तो ये भी इसमें नहीं थे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपकी लक्ष्मीकांत अपना खोलेंगे ना, तो उसमें फर्स्ट जो चैप्टर है उसके लास्ट में इंटरिम गवर्नमेंट और जो फर्स्ट कैबिनेट है फ्री इंडिया का, उसके जो भी मेंबर रहे हैं उनकी लिस्ट दी हुई है। तो आप लोग उस लिस्ट को याद कर लेंगे, क्योंकि वो उसमें से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको अच्छे से देख लेंगे और याद कर लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which one of the following acts laid the foundation of British administration in India? अब ये बात कर रहा है कि laid the foundation, कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप हमसे पूछ रहा है। तो चलिए अब हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ये है ए ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो वैसे तो सही आंसर इसका यही है, तो हम इसका देख लेते हैं कुछ प्रोविज़न को। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है, ये फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप था कि कंपनी के जो भी अफेयर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंशियल हैं, उनको मतलब रेगुलेट करना ज़रूरी है। तो एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में इस्टेब्लिश होना चाहिए। तो इसी एक्ट से फर्स्ट टाइम जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन इस्टेब्लिश किया गया था। इसके मेन प्रोविज़न क्या थे? एक था कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। और ऐसे कौन थे? वो थे वारन हेस्टिंग। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इनका नाम याद रखेंगे, पूछा जाता है कौन थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वो थे लॉर्ड वारन हेस्टिंग। इसके अलावा क्या हुआ था कि जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उनको सबॉर्डिनेट बना दिया गया था। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को सबॉर्डिनेट बना दिया गया था बंगाल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर। ठीक है, उसके बावजूद एक सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इन कोलकाता में, सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। कब हुई थी? 1774 में। इसको आप मुझे इसमें बताएंगे कि कौन चीफ जस्टिस थे, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, और ये इम्पोर्टेंट है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने कंपनी पे और ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इस्टेब्लिश किया था, जो कि कंपनी के
रेवेन्यू के मैटर, सिविल मैटर या फिर जो भी मिलिट्री के अफेयर्स थे उनको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके बावजूद अदर ऑप्शन को देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तो इसमें क्या था कि फर्स्ट स्टेप नहीं था, लेकिन कंट्रोल को और बढ़ा दिया गया था। क्या बोर्ड ऑफ कंट्रोल जैसे इस्टेब्लिश किया गया था। और फर्दर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ये तो बहुत बाद के हैं, तो इसमें तो और सेंट्रलाइज्ड किया गया था, लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद की बात है, तो ये फर्स्ट स्टेप नहीं थे। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से मैच करने का ही है, तो मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखते हैं हम इसके आंसर को। डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड हिज गवर्नमेंट एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये प्रोविज़न आया था हमारा चार्टर एक्ट 1833 से। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। ठीक है, डायरकी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन गवर्नमेंट। तो डायरकी इंडियन गवर्नमेंट में हमें पता ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से प्रोविंसेस में एस्टेब्लिश की गई थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। ट्विन फीचर ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये भी हमने पढ़ा ही है पहले। ऐसा कॉन्सेप्ट हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था, तो सी का हो जाएगा 4। कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, ये भी हमने पढ़ा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से ये हुआ था। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर था वो ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र हुआ था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। अब इसमें है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, तो हम इसके कुछ प्रोविजंस को देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1833 को, इसमें पहला तो यही प्रोविज़न है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उनको बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और कौन से ऐसे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, वो थे विलियम बेंटिक। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमर्शियल पावर थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी गई थी, और उसको एक कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया था। और इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब पहली बार ऐसा बोला गया था कि ओपन कंपटीशन होना चाहिए सिविल सर्वेंट की जो सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट कह सकते हैं। ठीक है, और गवर्नर जनरल और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी क्रिएट की गई थी इस एक्ट के अंदर, चार्टर एक्ट 1833 के अंडर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, वो तो हमारे फर्स्ट पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये भी नहीं थे, ये तो एजुकेशन मिनिस्टर थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये हमारे पहले लॉ मिनिस्टर थे। टी कृष्णमाचारी, ये बाद में फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं, फाइनेंस मिनिस्टर थे लेकिन बाद में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
With reference to the period of British rule in India, the Indian Statutory Commission is popularly known as. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो था उसमें एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाने की बात की गई थी कि इस एक्ट की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए 10 साल के बाद एक ऐसा कमीशन बनाया जाएगा। तो उसी के लिए बनाया गया था साइमन कमीशन। सबको पता ही है, हम लोग पढ़ते ही हैं, हिस्ट्री में भी पढ़े हैं। तो ये स्टैट्यूटरी कमीशन जो है वो था साइमन कमीशन, ठीक है, जिसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन, ठीक है। ये इसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं थे, इसलिए इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे और साइमन गो बैक का स्लोगन दिया गया था। सो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बाकी भी हम देख लेते हैं क्योंकि मैच करने में आ जाता है कई बार। तो कैबिनेट मिशन हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में ये आया था 1946 में, जो था हमारा ट्रांसफ़र ऑफ पावर से रिलेटेड। फिर है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन दो हैं, एक एजुकेशन से रिलेटेड है और दूसरा है जो जलियांवाला वाला बाग मस्करे हुआ था, जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट हुआ है उसका इंक्वायरी के लिए बना था। तो ये आप याद रखेंगे। सैडलर कमीशन है जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन की रिफॉर्म से रिलेटेड है। सो ये कैबिनेट और इनकी क्या फंक्शनिंग थी ये आप याद रखेंगे, क्योंकि कमीशंस को कई बार मैच करने में पूछ लिया जाता है तो फिर कंफ्यूजन होती है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल? सो जो गवर्नमेंट ऑफ ये इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। उसमें जैसे मेंबर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसके बढ़ाए गए थे, गवर्नर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के। और फर्स्ट टाइम इन्होंने इंडियन की जो मेंबरशिप है उस काउंसिल में, वाइसराय की या फिर गवर्नर की काउंसिल में, उसकी बात की थी। तो उसी टाइम ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे जिनको फर्स्ट इंडियन बने थे जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। और ये थे हमारे फर्स्ट लॉ मेंबर जो उस टाइम बनाए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चन MCQ सीरीज़ का फर्स्ट क्लास ख़त्म होता है। मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप लोग अपना इंडियन पॉलिटी को लक्ष्मीकांत से फर्स्ट चैप्टर को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इन MCQs को सॉल्व करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंटर मैंने बताए हैं उनको या तो नोट कर लेंगे या फिर अपनी बुक में चाहे तो हाईलाइट कर लेंगे, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। एक बार पढ़ने में तो बहुत इजी लगते हैं, लेकिन लगता है हमें आ गया, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि इसमें था कि इसमें था। तो आप लोग उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ें, नोट डाउन करें और प्रैक्टिस करते रहें। जितना प्रैक्टिस करेंगे पॉलिटी उतना इजी होता जाएगा। अदरवाइज़ ये सबसे इजी और सबसे कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है। तो इसको साथ साथ में आप प्रैक्टिस करते रहें। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी होगा और नेगेटिव मार्किंग के चांसेस कम होंगे। चलिए इसके साथ ही ख़त्म करती हूँ मैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।